राइजिंग मनाली में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि राइजिंग मनाली में जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है वो ऐसे शख्स के साथ हो रही है जिस से आप सभी परिचित हैं और मनाली कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, भाजपा के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खास दोस्त रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और एक बात कहूंगा आरंभ में ही, अब राजा कोई नहीं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं जाना जाता हूं तो इसलिए कि कोई रघुनाथ जी का मैं छड़ी बरदार हूं। छड़ी बरदार अर्थात चौकीदार। रघुनाथ जी की छड़ी पकड़ते हम, उनके उत्सवों की, और सभी देवी देवताओं के हम नौकर हैं। जी, माइक थोड़ा सा आप नजदीक कर लीजिए, गुजारिश है आपसे। हाँ, महेश्वर सिंह जी, अभी अगर हम बात करें तो जो मनाली की बात करें, कुल्लू दशहरे की बात करें, तो शुरुआत जो होती है वो आपसे होती है। ये जो मनाली है ये क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। मनाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अभी तक जो ये धार्मिक संस्कृति को आपने संजो के रखा है जी, इसकी इतिहास क्या है? देखिए, मैं उस पर तो आपसे भी चर्चा कर रहा था कि मनाली गांव जो है वो यहाँ से ऊपर है। गांव वो है कि जहाँ मनु ऋषि की नाव अटकी थी, वो लग गई थी, तो मनु ऋषि के यही हम बोलते हैं, समझते भी हैं कि ये सारा पानी ही पानी था। तो यहाँ उनकी नौका आई थी और हिडम्बा माई के कारण हम यहाँ आए थे। हम भी यहाँ, जहाँ आपके कनखल है, कनखल से हमारा परिवार आया। ये उत्तराखंड का जो कनखल है, हरिद्वार के पास। जी, जी। ये कनखल वो जगह है जो उत्तराखंड में है, और मायापुरी भी उसका दूसरा नाम है। मायापुरी क्यों हुआ? वहां की देवी का नाम मायापुरी है। ये जो त्रिपुरा सुंदरी है, ये विष्णु रूप उस वक्त महाभारत जब हुआ था तो विष्णु ने इतना अच्छा रूप धारण कर दिया था सुंदरी का कि कमाल कर दिया। और उन्होंने सारे दैत्यों को, जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिला दिया, निकला था, और उसमें अमृत भी निकला था। जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया, और जो दूसरी चीज थी वो फिर उन्हीं को पिला दी थी जो दैत्य थे। जी, वो रूप था। माँ हडिम्बा जो हैं वो भीम की पत्नी हैं। जी, और आप उनके पोते हैं माँ हडिम्बा के। जी, सही कह रहा हूँ मैं? जी। तो ये थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, यहाँ पर जो पांडव वंश के लोग हम हैं, उस वक्त पहले भी ये उनको था वरदान कि पांडव वंश का यहाँ पर पूर्वज आएगा। तो हिडम्बा को वरदान दिया था भगवान कृष्ण ने। जब ये महाभारत हुआ था तो यहाँ पर उसी इस जंगल में वो पांडव लोग सो रहे थे जहाँ हिडम्बा है। आप देखेंगे वो हिडम्बा के मंदिर के अंदर एक गुफा है जी। और गुफा में बाकी जगह छोटे छोटे चरण होते हैं, चरणपाद का। यहाँ 1 फुट के जो है जी। वो पद रखे गए हैं। वो हिडम्बा और घटोत्कच दोनों वहां रहते थे। हिडम्बा और इनके भाई हिडुक, ये दोनों उसमें रहते थे। जी। और वो हिडम्बा शिकार करती थी और अपने भाई को खिलाती थी। ये इनकी रोजमर्रा की बात थी। उन्होंने जब देखा कि भीम जो एक सुंदर नौजवान और बिल्कुल तंदुरुस्त वो घूम रहा है और 4 लोग सोए हैं, तो हिडम्बा वहां पर आई। उसने मोहिनी रूप धारण किया और फिर कहा, ये प्रस्ताव रखा कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी। जी। तो कुल्लू की जब बात करते हैं तो कुल्लू दशहरा ऐसा है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसकी शुरुआत आपसे ही होती है, तो वो क्या परंपरा है? उसमें देवी देवताओं को बुलाया जाता है, हडिम्बा माँ का उसमें खास स्थान रहता है।
जो दर्शक इस वक्त आपको देश विदेश में हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके मुखमंडल से उन सारी चीजों को हम जानें। देखिए, मैंने पहले कहा ना आपसे, हमारा परिवार जो है वो अयोध्या अपने कनखल। हरिद्वार के नजदीक मायापुरी से आए हैं। वहाँ पांडव वंश के लोग थे, वहाँ अकाल पड़ा और फिर वहाँ से हमारा पूर्वज निकल आया और आकर कुल्लू में पहुंचा और उसने यहाँ पर तपस्या की और यहाँ बैठा रहा। और तब एक दिन क्या हुआ कि उसको एक औरत के रूप में एक महिला मिली और यहाँ का एक जगह ऊपर जगह है और वो उस देवता के पास मेला था, उस मेले में वो जा रहा था क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, तो उन्होंने कुम्हार के पास नौकरी की। जंगमुनि पाल जो हमारे पूर्वज थे, पहला जो आदमी था वो था, तो वो उन पाल खानदान था। तो फिर वो उन्होंने कुम्हार के पास नौकरी की, तो कुम्हार फिर यहाँ पर गांव में अपने बर्तन बेचने जाते थे और उसको भी बर्तन बेचने भेज दिया गया। जी, अब क्योंकि महेश्वर सिंह से बात हो रही है, जो लोक सभा में रह चुके हैं, जो राज्यसभा में रह चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के खास दोस्त रह चुके हैं, तो अब बातें राजनीति की करते हैं। अच्छा, अब जो राजनीति चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी आयु 75 वर्ष हो गई है, जैसा आपने मुझे बताया, तो क्या बदलाव देश की राजनीति में देख रहे हैं, क्या पार्टी की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, जब वो दिन थे तो पार्टी संविधान अनुसार चलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अब हमारी पार्टी संविधान अनुसार नहीं चलती, लेकिन उस वक्त स्ट्रिक्टली जो है संविधान का ही सहारा लिया जाता था, जो कि स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी थे, वो उसके निर्माता थे। वो कहते थे इस संविधान के साथ पार्टी काम करेगी तो फिर वर्षों हम चलेंगे और चल रहे। तो अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं कल मनाली आ गया था, कुल्लू में भी थोड़ी देर रुकना हुआ। बिजली महादेव जो है वो एक अट्रैक्शन है, लेकिन जब भी हम ऊपर पहाड़ की तरफ देखते हैं तो बहुत बार आ चुके हैं, तो एक मन में बस आस लेके ही चले जाते हैं कि अगली बार आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी भागता दौड़ता आता है। तो बिजली महादेव के लिए जो आप क्या कहेंगे उसको स्थानीय लैंग्वेज में, झूला या जो केबल कार रोपवे, वो बनने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी सपना रहा है, नरेंद्र मोदी जी का भी सपना रहा है, और अब क्यों नहीं बन पा रहा है ये? मतलब इसमें आपका क्या रोल है? आपने ठीक कहा, ये नरेंद्र भाई मोदी का सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो पहले यहाँ हमारे प्रभारी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये हिमाचल के प्रभारी थे जी, बिल्कुल। और पैदल जाकर इन्होंने वहाँ शिव जी के दर्शन किए थे, वहाँ के जो मंदिर के, तो इनको उस वक्त का याद रखा और फिर इनका ये प्रोजेक्ट ड्रीम बना। और फिर इन्होंने क्या कहा कि मैं आऊँगा तो अब तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो टाइम अब कम होता है, तो मुझे तो हेलीकॉप्टर में उतरना है, तो देवता क्या कहता है। तो देवता पूछा हमने, इस चीज का विश्वास कोई नहीं करेगा, और देवता ने ये कहा कि आओ हेलीकॉप्टर भी लाओ, लेकिन उस जगह को, मेरी तपोभूमि को खोदना मत। अच्छा, मिट्टी मत निकालना, और मिट्टी डालकर उसको दबा दबा कर बना देना, और एक बार के लिए आपके लिए विशेष परमिशन है, दूसरों को कभी नहीं मिलती। तो फिर ये तैयारी हुई थी, लेकिन कोविड आ गया बीच, दुर्भाग्यवश फिर वो नहीं आ पाए। फिर जब अभी आना था तो फिर आने का भी उन्होंने पक्का बना लिया था इरादा, तो फिर ये कोविड की बात आ गई। फिर अभी फिर उन्होंने प्रोजेक्ट की बात कही और इसके लिए जगह ली थी पहले पेछा मोड़। पेछा मोड़ नीचे है और
उस जगह के लिए सेलेक्ट हुई थी और यही कहा था देवता ने कि भाई मेरी जगह पे छेड़छाड़ मत करना। और छेड़छाड़ से आपका मतलब है कि यहाँ वहां वहां पे मिट्टी, पोल लगाने पड़ेंगे तो खोदना पड़ेगा? हाँ खोदना पड़ेगा, हाँ। खोदना अलाउड नहीं है। और अच्छा। देवता के कपाट बंद होते हैं तब तो वो फसल भी नहीं लगाते, लोग सब कुछ बंद कर तो देते हैं। बिना खोदे फिर वो कैसे पॉसिबल होगा? लोग वहां पर आबादी तो है ही नहीं। हाँ। जो खाली धार है उसको बोलते हैं हमारी भाषा में लिंडी धार, अच्छा। अर्थात खाली पहाड़। हाँ। और इधर उधर सारे से जंगल से घिरा हुआ है और जंगल भी है देवी का। और वहां के आगे जाके लोग, ब्रैन है नीचे गांव, पुजारी रहता है। और ये जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग पड़ती है तो कभी कभी तो शिवलिंग को हिट करती है, उसके टुकड़े बन जाते हैं। हाँ। ये उसकी कथा है, फिर ये बहुत हाँ, लंबी नहीं, ये कथा नहीं, हाँ, हाँ। कोई धार्मिक आस्था हमारी जुड़ी हुई। तो अभी फिर पहले तो वहां सर्वे हुआ और कहा कि ये लगे जाएगा जी पेछा मोड़। हम अब इस वक्त कह रहे हैं कि जब देवता ने इनकार कर दिया, बड़ा एजिटेशन किया लोगों ने कि भाई देवता की धार हम नहीं खोदने देंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि किसी को भेजे। फिर हमको पता आया क्यों एजिटेशन। गडकरी जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है। गडकरी जी ने मेरे से कहा भाई महेश्वर सिंह, तुम देवताओं के सारे काम करते हो, आप उनको मनाओ। मैं कहा सर ऐसा है, ये देवताओं को मनाओ? हाँ, देवताओं को मनाओ। देवताओं को महेश्वर सिंह मनाएंगे? हाँ। और तो मैंने कहा हाँ, हाँ। मैं मनाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन जो देवता की जगह है, ये मैं सारी स्टोरी नरेट कर दी कि अपने आप अपने नरेंद्र भाई मोदी ने जगह देखी है, ये यहाँ पूजा की है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे नितिन गडकरी साहब ने आपसे गुजारिश की कि देवताओं को मनाओ, हाँ। तो जाहिर है कि आप राजा हैं, आपने कहा कि अब नहीं है, अब लोकतंत्र है। तो आप पे ये आरोप लग रहा है राजा साहब कि वो जो लगना है केबल कार, वो आप नहीं लगने देना चाहते, और देखिए, जितने भी जो धार्मिक संस्थान हैं उनके आप मुखिया हैं, सब आपकी सुनते हैं। तो कोई राजनीति तो नहीं कर रहा आप इसमें? राज परिवार में जरूर जन्म लिया है, फिर भी मैंने पहले कहा ना आपको कि मैं देवताओं का छड़ीवरदार हूँ, चौकीदार हूँ। देवता का इंटरेस्ट वॉच करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। कहीं भी कोई डिस्प्यूट पड़ता है तो हम जाते हैं, उसको अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं ठीक, और फिर भी पूछते हैं देवता को कि अब संतुष्टि है तो मैं जाऊं। तो यहाँ क्या हुआ है कि थोड़ी सी जगह आप देखेंगे ना, हिडम्बा का टेम्पल कितना हरा भरा जंगल है। क्यों है ये इतना बड़ा? अभी जाके हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले बाकायदा जाके माता रानी का आशीर्वाद लेकर फिर यहाँ पे आए हैं। कितना हरा और भरा ये जंगल करना पड़ता है मनाली में, है ना? इसके बगैर तो नहीं चल सकता। इतना हरा भरा जंगल कहीं नहीं है। ये कैसे बचा, कैसे बचा है? इतनी आबादी है यहाँ। यहाँ पर उसके जगह पर इलिसिट फैलिंग का नाम ही नहीं लेना। क्यों बचा है? पहला तो थोड़ा जंगल देवी का है और ये फॉरेस्ट लैंड गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट के एरिया भी अंडर ले लिया है, वो पेड़ नहीं कटते। देवी के काम के लिए कटेंगे, वो भी परमिशन से कटेंगे, और उसकी पूजा होगी। सही भाई, यही बात सारी है। मैं मतलब इन चीजों में पूरी आस्था रखता हूँ, लेकिन उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति के तौर पर, एक छोटे से पत्रकार के तौर पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो बिजली महादेव वाला रोपवे है वो बन पाएगा या नहीं? नहीं, अगर वो हमारी बात मानेंगे तो बन पाएगा। हम विरोध नहीं कर क्या बात? हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ो। जब पहला तुम्हारा सर्वे एक जगह का था, और हम कहते हैं इतनी रिलैक्सेशन ले लो कि जहां पर गाड़ी या वर्तमान में खड़ी होती है 2 जगह पर, इस लेवल में तुम ले लो इसको सारे को। अब ऐसा नहीं कहते कि नहीं लगना चाहिए। कितनी जगह है वो, कितना विवाद है? वो इनका पहले का सर्वे था, तो तब तो वहां का सर्वे हुआ था। अब वो उस सर्वे में क्या हो गया? और लैंडिंग नीचे है, इसके पार्क में नीचे मॉल बिहार है, उसमें है। तो लेकिन इनको पता नहीं क्या शौक है कि जो देवता की जगह है, अगर अब 2-4
मीटर और छोड़ दें, ये हमने कहा कि आप नीचे छोड़ दो, ये तो बिल्कुल नजदीक है, ये पानी पोल्यूट हो जाएगा, अभी वो सूख गए हैं, अब उनकी पूजा करनी पड़ती, अब ये विश्वास कोई नहीं करेगा। वो इसलिए सूखे कि लोगों ने गंदगी फैला दी, और जो लोग जाते हैं तो वो वहाँ गांव के अपने लोगों ने भी गंदगी फैलाई है। सारे स्वर जो हमें कहते हैं ना लेक, वो सूखे हैं। उसमें पानी तब आएगा जब वो पूजा करेंगे, तब प्रतिष्ठा करेंगे, जब करते हैं तो पानी निकलता है। तो अब देवता बोलता है तभी करूंगा जब फैसला कराओ इसका। जी। हाँ। तो ये तो बात हुई देवी देवताओं की, और अब बात राजनीति की करते हैं। राजनीति जो है वो हिंदुस्तान की लगातार चेंज होती जा रही है। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद आपको इस बार टिकट नहीं दी गई, एक साधारण व्यक्ति को टिकट दे दी और वो हार गए। तो नई पार्टी आप बना रहे हैं, कुछ ऐसी पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं। रमेश धवाला का नाम काफी सुर्खियों में है कि शायद आप उनके साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको खुश नहीं कर पा रही है, वो एक अलग से पार्टी बना सकते हैं, जैसे सुखराम जी ने किया था। कितनी सच्चाई है इसमें? एक समय आया था कि मैंने पार्टी छोड़ दी थी किन्हीं बातों को लेकर, विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर। मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन दूसरी पार्टी में नहीं गया, अपनी झोंपड़ी में बैठा। और जब पार्टी अपनी पार्टी बनाने की बात थी ना, आपकी अपनी खुद की पार्टी? अपनी पार्टी का नाम दिया। हाँ, क्या नाम अपनी था? बनाई थी। क्या नाम था पार्टी का? हिलोपा। हिलोपा जी, हिमाचल लोकहित पार्टी। लोकहित पार्टी। तो अब क्या स्टेटस है उसका? वो चले गई। वो चले गई। मैंने तो कर दी है कुछ लोग तक का तो मुझे तो अधिकार था उसको समाप्त करने का, लेकिन कुछ लोगों ने रिवाइव किया। तो रमेश धवाला जी भी उन्हीं में से? वो नहीं, वो पता नहीं क्यों वो और कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब मेरे तो अब मेरी वो उम्र भी नहीं है। हाँ। और तो अब पार्टी के साथ बार बार ऐसा करना ये ठीक नहीं है। पार्टी तो नहीं खराबी करता तो व्यक्तित्व है। हाँ। उस वक्त तो जवानी थी, जोश था, अब इस अवस्था में क्या करना है? नहीं, अभी भी आप में जोश कायम है, लेकिन योजनाएं हैं। हाँ हाँ। आप देखेंगे जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी अपनी भी है, वो किसी दूसरे की नहीं है। अभी तक भी आपके फाइल में लगी, देख रहा हूँ पूरी फाइल आप बना के लाए हुए हैं, लेकिन हम फाइल वाले हम आपसे सवाल ही नहीं पूछेंगे। अच्छा। हमने तो अपनी जिज्ञासा से पूछना। ठीक है। इस फाइल को आप नीचे भी रखना चाहो तो रख दो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। ये रख लीजिए, और माइक थोड़ा सा नजदीक रखो। अच्छा। ठीक है। तो अब जो महेश्वर सिंह जी हैं, इनके 2 पुत्र हैं जी, एक पुत्री है। हाँ। और कहते हैं अब तो जो नहीं, 2 पुत्र है, पुत्री है ही नहीं। अच्छा, तो अभी जो आपका और प्रभु ने हमको जो पोता पोती दिए वो सब कुछ है मैंने। हाँ हाँ। तो मनाली जो है, क्योंकि अब विश्व के मानचित्र पे है पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, तो आप किस तरीके से देखते हो मनाली? क्योंकि अब कुल्लू से मनाली आना हो तो एक प्रोजेक्ट है, वो भी 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। सीजन में हमने देखा यहाँ पे जाम लगा हुआ है कई घंटे तक, कहीं घूमने की जगह नहीं है। माँ हडिम्बा के दर्शन करने गए तो नीचे मॉल रोड तक आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। क्या व्यवस्था है ये? देखिए, जितना स्पीडी यहाँ विकास हुआ है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। ये विकास है जी, ये विकास है। ना विकास तो हुआ। हाँ। क्यों? ये मैंने आपको बताया ना, तरतीब हुआ ना। मैंने बताया आपको कि जो ये जगह है, ये दाना नाम से थी, वीरान जगह थी। अब तो मनाली गांव तो ऊपर है। हाँ। अब मनाली जो है पूरी हो गई, तो ये जो इतनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई या एनक्रोचमेंट्स हुई या सबने बना दिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने का मैंने विरोध किया। बार बार कहा कि इसको कनॉट प्लेस मत बनाओ, ये अर्थक्वेक जोन भी है। हम 1904 को याद रखें, कुछ नहीं रहा था, तबाही होगी, और अब एक बारी फिर आएगा भूकंप। ये टर्न में भी आता है। तो ये भविष्यवाणी आप कर रहे हैं या देवता नहीं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं। हाँ हाँ। अब धीरे धीरे थोड़े झटके तो लग रहे हैं आजकल। हाँ हाँ। ये चीजें जो हैं, तो ये पहाड़ है, कहाँ हमने को नॉट प्लेस जगह बना दिया।
जो दर्शक हिमाचल की परंपराओं से कम परिचित हैं, और अक्सर हम देखते हैं हमारे साथ बहुत सारे कुलीग हैं जो हिमाचल के हैं, देवी देवताओं से पूछकर काम करते हैं कि हम नौकरी कर दें, चंडीगढ़ जाएं या ना जाएं, दिल्ली जाएं ना जाएं, पढ़ाई करने के लिए शिमला जाएं ना जाएं। तो देवता से कैसे पूछते हैं, उसकी क्या विधि है, थोड़ा हमें बताइए। देवता का पूछने का तरीका, हाँ जी। अब उसमें अपने आप ही एक्सपर्ट बनना पड़ता है। हाँ। देवता की जब आपको आशीर्वाद होगा या कोई देवता की नौकरी आप करते हैं, पुजारी करता है, पूजा करता है, वो सब एक मेटल का होता है, एक पासा पासा। पासा, और उसके अंदर विशेष चीजें पड़ती है, तो नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ तो वो हम रखते हैं। हाँ हाँ अगर विश्वास हुआ गुरु पर तो नहीं हाँ हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको फेंकेंगे। हाँ। जैसे अब बड़े बड़े आयोजन जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, यहाँ पे प्रशासन जाता है तो हडिम्बा माँ को प्रणाम करता है, लेकिन कोई भी काम जो है अगर माँ नहीं चाहेगी तो फिर वो नहीं होता है। ना, ये तो है ना कि जिस पर देवता प्रसन्न हो जाएगा उसी को मान्यता देगा, बाकियों को नहीं देते। अब गुरु बनना भी बड़ी मुश्किल बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पीछे हिडम्बा के पास लोग आए, और कहाँ से आए? उधर पूर्वोत्तर की तरफ से और कहीं कहीं से, जहाँ हिडम्बा की मान्यता है उन जगहों से आए। तो हमारे गुरु ने उनकी भाषा बोली। अच्छा। हाँ, वो रोने लगे। ये पिछली साल की बात है, कुछ लोग साक्षी भी है यहाँ। तो अगर देवता सही है तो आपके पत्रकार भी बीच में कोई पुजारी भी हैं, कोई हाँ देवता हाँ के हाँ भक्त भी हैं, जी। तो ये भी जानते हैं इस बात को। जो गुर है, गुर मतलब जो दर्शक हम नहीं समझ पाते हैं, वो व्यक्ति पुजारी आप कह लीजिए, और वो समर्पित हैं। तो जैसे अभी आपका ही जिला मंडी में जो महाऊ नाग हैं, तो उनके गुरु के लिए ये कहना है कि वो सतलुज पार नहीं करेंगे। कुछ उनके लिए जो रेखाएं हैं वो अंकित रहती हैं, वो क्या होती हैं? ये यहाँ भी है। मलाने का गुर पहले कुल्लू को नहीं है, ये इसको रिवर ब्यास जो है इसको पार नहीं करते। अच्छा, इधर ही और रहना। अभी भी आएंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे, भोजन दरिया के पार करेंगे। अच्छा। जो विशेष जो उनके नौकर है, गुरु है, पुजारी है, वो सब यही करते हैं। माताओं की यहाँ पे शक्तिपीठ हैं, ज्वाला जी माता हैं, चिंतपूर्णी हैं, कांगड़ा जी हैं। तो जब हम शुरू में यहाँ पे आते थे तो जो बस का कंडक्टर था वो बोलता था कि इस माता का जो प्रसाद है वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, वो नीचे जो जितने भी मंदिर है वो देवता स्थापित हैं, मोबाइल नहीं है। हमारे देवता हैं, ये मोबाइल है। हाँ। ये रथ में चढ़ के चलेंगे और अपनी जगह से जाकर तीर्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम इनके साथ चलते हैं। अब कुल्लू दुशहरा लगता है तो 365 देवते पहले थे, जो के मुआफीदार, जिनको के देवता की जमीनें हमारे पूर्वजों ने दुशहरे के लिए दी थी, उनको मुआफीदार देवता बोलते हैं। वो 365 है, उनको दुशहरे में आना पड़ता था, ये कंपलसरी था। अब तो अब मालिक हो गए मजारे, अब वो भी खत्म हो गया। इस बार जो दशहरा था उसमें कितने देवी देवता पधारे? संख्या तो उतनी ही है। हाँ। अब नए देवता बने, नए देवता बनने कोई मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन किसी ने बना लिए तो बना दिए। वो देवताओं में शक्ति होगी तो वो जाने, हम तो नहीं जानेंगे। जैसे देश की राजनीति चलती है, इसमें कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, सपा है, वैसे ही भाजपा के अंदर पार्टी की राजनीति चलती है। कोई ऊपर के हिमाचल का है, कोई नीचे के हिमाचल का है, कोई हमीरपुर का है। राजनीति तो वैसे देवताओं में भी कुछ ऐसा शुरू नहीं हो गया? नहीं, राजनीति करेगा तो वो देवता समाप्त हो जाएगा। जी। राजनीति के लिए देवता नहीं है उसमें, वो उस फील्ड में तभी तो मैं फिट नहीं होता। मैं कई चीजें मान नहीं सकता, जो देवता मंजूर नहीं करते मैं उस बात को कैसे मानूंगा। तो फिर सोचते हैं कि ये अपने ठाठ में रहता है, ठाठ मेरे पास कुछ नहीं है, ये जग जाहिर है जी। और जो जनता मेरे साथ इसलिए है कि मैं उनका आदर करता हूँ। अभी मनाली
क्योंकि आपने कहा कि वहां से देखी है जब इसको दाना के रूप में देखा जाता था। ये एक पड़ाव था, जिन्होंने लाहौल स्पीति जाना है, लद्दाख जाना है, तो घोड़े को दाना पानी देने की एक जगह थी। और कहाँ जा रहे हो? दाना जा रहे हैं। मनाली कोई नहीं बोलता था। तो उससे दाना से लेकर अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास होटल्स खुल गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आगे मनाली का भविष्य क्या आप देखते हैं? ये देखिए, इस मनाली की शोहरत इतनी क्यों हुई? दो कारण से हुई है। एक, थोड़ा सा श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल जी को। पहले प्रधानमंत्री थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ सर्किट हाउस में रहे थे जी। नेहरू और जी। ये एक चांद मिश्रा एक हमारे DPRO हुए। एक नेहरू कुंड भी है ना यहाँ पे उनको? नेहरू कुंड वो सब नाम दे देंगे, गांधी कुंड देंगे, वो नाम वो अपने आप दिए। हाँ। ये देवता ने नहीं दिए, ये तो आदमी ने कहा तो हो गया नाम। ये जो प्राचीन जगह हैं, तो यहाँ पर जो इसके आपको बोलते हैं ना कि कैसे विकसित हुआ। फिर उनको नेहरू जी के साथ तो इतना ही हुआ कि वो आए और इस जगह पर उन्होंने अपनी बात कही और चले गए। तो फिर लगा पता कि मनाली भी कोई जगह है, प्रधानमंत्री जाएंगे। और जब अटल जी पधारे तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि क्या क्या प्रधानमंत्री दे सकता। एक कहावत बन गई थी कुल्लू में, जब आते थे कि क्या लाए, और जब जाते थे तो क्या दे कर गया। क्यों? यहीं पे ऊपर रहते थे और लंबे समय तक उस गांव में उन्होंने घर भी बना लिया और वहां रहते थे। और वो वहां के गांव वालों के तो जगत मामा थे। जो बच्चे थे वो मामा जी मैंने देखा है वो दौर। मामा जी बोलते थे प्रीनी वाले गांव। देखो, जिस वक्त एक बाढ़ आई, सारी चीजें तबाह हो गई थी, वो 1994 में जी। तो अटल जी ने मुझे स्वयं फोन किया। वो इतना नजदीक था, वो मेरे को बच्चे की तरह समझते थे। फोन क्यों किया? क्यों कि उन दिनों में उनके पास कोई पद नहीं था। और 2 MPs आए थे जीत कर पार्टी के। पार्टी भी लोएस्ट लेवल में चले गई थी। तो यहाँ जो बाढ़ आई तो उन्होंने सोचा और विचार किया, मेरे को फोन किया कि महेश्वर सिंह, मैंने मनाली आना था। मैं कहा कृपा करो सर, स्वागत है, क्या हुक्म है? नहीं, मेरा प्रबंध हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं रहे। जी जी जी। मैं कहा महाराज, आपके लिए तो दुनिया तरसती है। कुल्लू को आपने इतना दिया है, लेकिन ये बड़प्पन है उनका। और फिर आप पूछ रहे हैं मेरे से। आप आओ। जगह जगह हम गाड़ियों में फंसी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी फंसी है, उनमें जाएंगे और जाकर आपके गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पहले मैंने सोचा कि मौज मस्ती उड़ाने तो मैं मनाली आता था, ये शब्द, और अब मनाली दुख में, तो मैं एक बार इस दुख को उनके साझा करना चाहता हूं, तो आना है। मैं कहा आए, और हमने वही किया। गाड़ियां की, जगह जगह लोगों से बैठे, लोग आए, लोग मिले, फलोत्साह संग मिला, सब मिला। और फिर उसके बाद मदद भी हमारे करने की कोशिश भी की और की भी। और जो कसर रह गई थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। अब देखिए टनल, इतना बड़ा टनल अटल जी ने बनाया। उनका सखा था एक यहाँ, वो भी उनके साथ मिलने आए, और ये टनल की आधारशिला पर हम थे। आधारशिला किसने रखी थी? अटल जी ने। अच्छा। सोनिया गांधी भी यहाँ पे आए थे। जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। सोनिया गांधी का भी कुछ रोल था इसमें? अब सोनिया गांधी जी की, अब जो चढ़ते सूर्य कई होते हैं, हम उनको कुछ नहीं तो बोलते, सच बात बोलते, लेकिन वहां पर यहाँ वो ब्लास्टिंग हुई थी। बटन दबाकर, मेरे पास फोटो है, आपको फोटोग्राफ दूंगा कि उसमें मैं हूं और हमारे मुख्यमंत्री है खड़े, और तीसरे अटल जी है। अभी फिर से मनाली धूमल जी उस वक्त। हाँ, धूमल साहब थे, और सोनिया गांधी भी यहाँ पे आई थी, वीरभद्र सिंह भी उनके साथ में बैठे हुए थे।
हाँ, मुझे याद है, अब मैं भी तो कवरेज के लिए आया था अब उसके। तो हाँ, चढ़ते सूरज तो कई हैं। हाँ, तो नहीं तो वो तो आप तो मतलब लेकिन जो बेबाक नेता है जो ना। जो हाँ, अटल जी ने किया हाँ, वो कोई नहीं भूल सकता। जी, उसमें कोई दो राय और नहीं है। देखिए फिर भी अभी अभी मनाली फिर से पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ, अभी मुझे लगता है उससे उभरने में अपने को 4-5 साल और लगेंगे। तो फिर वो वाला जो प्रेम अटल जी से मिलता था मनाली के लोगों को, इस बार मिल पाया, या इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा प्यार अब कम मिला? अब तो सरकार बोलती है कुछ नहीं मिला। जब हमारे नेता आते हैं या हम देखते हैं, पैसा तो सेंटर ने ही दिया ना। पैसा कैसे आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जहां तक यहाँ की बात है, कहीं की बात है, जो पैसा आता है, तो आप भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है आज? नरेंद्र भाई मोदी। तो कहते हैं पैसा नहीं दिया। और हमको चिट्ठियां आती है कि ये चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं डाइवर्ट मत करिए। कई कामों का पैसा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। और फिर मैंने जब शिकायत की तो मुझे ये कहा गडकरी जी ने, पैसा मैं भेजता रहूंगा, लेकिन अब मैं ये करूंगा कि जो आपके चीफ सेक्रेटरी है उनको लिखूंगा सख्त चिट्ठी, क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी है, वो पार्टी का आदमी नहीं हाँ, है। कि जहाँ चीफ के लिए सेक्रेटरी दिया को जाए लिखूंगा वहीं वहीं पे लगे हो कि पैसा। जहां पैसा भेजता हूं वहीं खर्च करो, वहीं खर्च करो। जो सीधे डायरेक्ट काम करने थे वो अभी भी किए। अभी इसी टाइम में जो बाढ़ आई थी अभी पिछली साल, तो एक भेड़ पालक कहीं फंस गया था, उनको निकालने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर्स आए और उनकी सूचना हमको आई और उनकी भेड़ों के लिए राशन गया हेलीकॉप्टर में। ये वो दूसरा टाइम है। पहले अटल जी के टाइम में भी ऐसा हुआ था। तो अटल जी ने किन्नौर त्रासदी में मटर की फसल जो है, मटर उठाकर हेलीकॉप्टर में मंडी पहुंचा दिया था, जी, सब्जी मंडी, जी, जी, चंडीगढ़ वगैरह। जी। तो मैं फिर एक नारा बना था, अटल जी के राज में मटर गया जहाज में। अच्छा, जी, अभी अभी हमने भी लगाना था, तो अभी अभी भी मोदी जी के राज में भी भेड़ें गई, राशन गया जहाज में। जी, जी। ये अब ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं। मनाली जो इतना खूबसूरत जगह है, ये एक चीज के लिए और ज्यादा आजकल प्रसिद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में ही, मतलब इंडिया में ही नहीं। मलाना क्रीम, वो जो भांग है, वो यहाँ की बहुत मशहूर है। और आप माने ना माने, यहाँ पे गाँव में, शहरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में उसका सेवन होता आया है और अभी भी हो रहा है। लेकिन अब उसकी जो जगह ले ली है वो ले ली है चिट्टे ने। जो चिट्टा जो है वो बहुत खतरनाक है। भांग तो एक पारंपरिक नशा था और वो करते ही थे, और ये मानो कि संस्कृति का ही हिस्सा था। जैसे राजस्थान में अफीम होता था, वैसे यहाँ पे भांग है। तो ये भांग को आप किस तरीके से देखते हैं, और उसकी जगह जो ये देखिए सर, सिंथेटिक ड्रग्स ले रही हैं, इस उसको आप किस तरीके इस से देखते हैं? चरस की चीज मैंने बहुत इसकी कॉरस्पॉन्डेंस की है। सरकार जब अपनी थी तब भी, आज भी। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, वहां भी चरस है। उसको तो लाइसेंस मिल गया बना उगाने का और हिमाचल में भी हो गया अप्रूव ये वो अब भी कल परसों की अखबार में है। और हाँ, पर लगते लगते टाइम लगेगा। हाँ, और वो उनका उनका हो गया कि वो उगाएंगे, लेकिन वो जो मात्रा, जैसे अफीम भी, हाँ, अफीम भी मेडिसिनल बोलते हैं, वैल्यू के लिए। तो हाँ, ये मेडिसिनल वैल्यू भी है चरस की। कैंसर के लिए इसका तेल अच्छा है। इसका तेल अगर चरस का खाते रहे तो ठीक रहेंगे। आपको कैंसर तक ये ठीक करता है। और आप फिर अब देखो, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, प्लेन की जो बॉडी है उसकी फैब्रिकेशन जो है इसकी रेशो से होती है। ये चरस सिर्फ नशे के लिए नहीं है, दवाई मेडिसिनल वैल्यू भी है। और जो जितने भी ये जो एंकर का रसा बनता है वो भी चरस का बनता है, रेशे का, स्ट्रांग होता है। तो आप इस चीज की वकालत करेंगे कि जैसे उत्तराखंड में आपने बोला मेडिसिनल वैल्यू के लिए होगा, कुछ देश भी ऐसे हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए कहें कनाडा या माफ कीजिए नीदरलैंड, वहां पे इसको लीगल कर दिया गया है। जैसे गोवा का जो टूरिज्म है वो शराब के ऊपर चलता है, बियर के ऊपर चलता है।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी सिस्टम हो, क्योंकि बार बार अब जो मौजूदा सरकार है कहते हैं हमारी माली हालत बहुत खराब है। तो अभी भी जो भांग है उसकी सप्लाई तो हो रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ड्राई स्टेट्स में शराब शरेआम बिकती है, होम डिलीवरी होती है, लेकिन ठेके पे नहीं मिलती है, तो उसका सरकार को कोई लाभ नहीं होता और उपभोक्ता को कीमत अधिक चुकानी पड़ती है। देखिए, जहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश है, सबसे अच्छी जो भांग है, फिर मैं इसकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी कि ये तो मलाना में है, वहाँ की जो इटालियन सीड है तो वो कहलाती है मलाना क्रीम क्रीम। तो इसलिए है इसकी वैल्यू मेडिसिनल भी है। तो लोग मिसयूज किस चीज का करते हैं? देखिए, आप शुगर कंट्रोल हुआ था ना, हाँ, जिस चीज पे बंदिश हो उसका करते हैं। हाँ। अब इसको बंदिश उठा दो, भांग आपके 5 रुपए तोला मिलेगी। जो चीज आपके कंट्रोल में कर देते हैं, राशनिंग कर देते हैं, ये देखा ना, चीनी 25 रुपए 30 रुपए किलो चले गई थी जब राशनिंग थी, बाहर में मिलती थी, और फिर इसका भाव गिर गया। तो ये सारी चीजें सरकार अपने आप कर सकती है। और ये तो लेट हो गए। कब दो साल पहले कोई मीट हुई थी, इंडस्ट्रियल मीट धर्मशाला में, उसमें ये प्रस्ताव मैंने भेजा था जी, मैं इसका भेजने वाला हूँ। मैंने तब तो भी। ये बोलते हैं देखो महेश्वर सिंह भांग की वकालत कर रहा है। नहीं नहीं, उस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारे 2-3 और वरिष्ठ वो पत्रकार तो थे, उन्होंने कहा इस चीज को ना, कि अब वो इसको। मान रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन धूमल जी के टाइम में तो बहुत ज्यादा ये ऊपर पहुंच गई थी बात। और कुछ दिन कई आदमी कोई ऐसे इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं ना, वो कई लोग इसका व्यापार करने की बातें पहले ही करने लग गए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है राइजिंग मनाली, ये स्पॉन्सर्ड बाय मारुति है, और आपके जो चहेते मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मनाली आते हैं टूरिस्ट, खतरनाक रास्ते हैं, रोहतांग चले जाते हैं, सड़क जो है शीशा बन जाती है, गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो जो दर्शक के तौर पर आपको देख रहे हैं, तो मनाली आते समय रूट सेफ्टी के कौन कौन से टिप्स जो हैं वो आप उनको देना चाहेंगे, और अगर वो रोहतांग चले गए हैं, बर्फ पड़ गई है, तो वैसे हालात में वो कैसे अपने दिल को संभाल के रखें? देखिए, मैं तो नहीं इतना कहूंगा कि जितना पैसा आता है वो पाई पाई लगना चाहता है, लगना चाहिए। ऐसा ना करके डाइवर्ट कर रहे हैं पैसा। जो जिस जगह पैसे पहले काम होना उसको सेकेंडरी कर देते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में इतना तो है ना, जो ऊपर से आया ए के लिए पैसा दूसरा बी के लिए कर दे, तो फिर क्या कर सेंट्रल सरकार। तो फिर ये तो अभी देखिए, ये जो इस प्रकार से ना, अब ये एक बात है, जितनी स्पीड से यहाँ जो डेवलपमेंट बढ़ी, लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, उतनी स्पीड से सरकार आगे नहीं बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। यहाँ पर ये भी पार्किंग का भी अभाव है, और जब जगह जगह जाने के लिए कुछ और जगह को सड़कें बनाते, कुछ और चीज चलते करते, अब एक्टिविटीज भी बढ़ाते। और देख लीजिए, तो अब तो इतने दुखी होते हैं हम जब सुना कि एक तरफ यहाँ पर विंटर कार्निवल चला है और उसके पीछे ही एक नौजवान का खून हो जाता है, ना जी। शोर जी, तो ना शोर सुना किसी ना शराबा। क्या जगह बन गई ये मनाली, देवभूमि को कलंकित करने वाली बातें। ये इनके पीछे भी है माफिया, एक और पुलिस का इंतजाम कम है। एक जो माफिया है वो भी काम कर रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये माफिया है, इनको रोकना चाहिए। मैं जो यहाँ पे वोल्वो बसेस आती हैं, तो वोल्वो बसेस कुछ ऐसी हैं जो परमिट वाली हैं, प्राइवेट बसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ नॉन परमिट वाली हैं। तो आप की जो पुलिस है हिमाचल प्रदेश की या जो सरकार है, उनका ध्येय ये रहता है कि इनके चालान काटो, इनको डिस्करेज करो, जबकि आपके पास खुद की बसेस है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी की कितनी वोल्वो बसेस हैं, आप उंगली पर गिन लोगे। टूरिज्म के पास कितनी बसें हैं।
तो जो बसें वहां से प्राइवेट तौर पे आ रही हैं, वो मनाली के लिए टूरिस्ट लेकर आ रही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको टूरिस्ट मिल रहा है और रोजगार मिल रहा है, तो इसको लेकर भी आपके जहन में कुछ है कि ये रेगुलराइज किया जाना चाहिए कि वो बसेस भी आ जाएं, आपके एचआरटीसी भी चलती रहे, टूरिज्म की बस भी चलती रहे, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, उसको भी सुविधा दें, उसका चालान काट के उसकी टीका ना लगाएं। देखिए, यहाँ होटलियर्स एसोसिएशन भी है जी, और बाकी ये जो आपके परिवहन के भी एसोसिएशंस हैं, इनको साथ बिठाकर सरकार की अपनी बात कहे कि भाई आप कोऑपरेट करो, क्यों ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए, तो चलेगा। और जब अभी भी मैं कहता हूं कि फिर जो कुदरत का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे जी, नेचुरल कैलेमिटी आएगी तो सब जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक। हमारे हाथ में क्या है कि भाई छोटे बनाओ, मकान स्ट्रांग बनाओ, कच्चे मकान मत बनाओ, बनाएंगे तो फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। अब की कंस्ट्रक्शन को देखो आप, जो ये हाईवे का भी, वहां भी तो इंसान ही काम कर रहा है ना, दंगे ही उखड़ गए। आपके एक बंजार है, बंजार में एक जगह देखने गया मैं, अभी गया, वो उसकी आगे की रिटेनिंग वॉल खड़ी है, ऊपर का एक लंटर डाल दिया इतना, हाँ, सड़क को बढ़ाने के लिए, और पीछे मक नहीं भरा हुआ है। तो आज क्या है, वो दीवार भी खड़ी है और वो पार की जगह भी है, मक अंदर से दीवार ले गई है और हवा में सड़क है। तो ये नेशनल हाईवे वाले को देखना चाहिए ना। मैंने भेजी है फोटो, कल भेजी, सैंज नाले में, आप देखने के भेज दो, सैंज में जी, आप देखो, वहां प्रोजेक्ट है, हाँ, ये उस प्रोजेक्ट में ये काम हुआ है, लारजी से 2-4 किलोमीटर आगे ही पता लग जाएगा। आखिरी सवाल, यहाँ भी वैसा ही है। और ये सवाल, मतलब मैं जितने भी लोगों से यहाँ पे मनाली में मिला हूँ, बातचीत करी है, तो बस वो यही कह रहे थे कि महेश्वर सिंह जी से ये पूछ लो कि वो जो बिजली महादेव वाला केबल कार है वो लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि अब जो कुल्लू है ना, वो बाईपास हो गया है, इग्नोर हो गया है, बाईपास बना दिया, अब कुल्लू जाता ही नहीं कोई भी, कसोल चले जाते हैं, तोश चले जाते हैं। तो कुल्लू की डेवलपमेंट के लिए वो केबल कार होना जरूरी है ना। मैं आप से सहमत हूँ, तब भी मैं कल इस हालत में भी, मैंने बताया ना, स्लिप डिस्क थी जी। मैं प्रभु की कृपा से शिवलिंग तक पहुंच आया। मेरी उम्र का आदमी चलने को भी मुश्किल है, मैं गया, वो इंजीनियर तो बड़ी मुश्किल से पहुंचाए। अच्छा। कि भैया देखो, मैं उनको कहता रहा, भाई क्यों तुम हट कर रहे हो, एक देवता प्रसन्न हो जाए, तुम ये 60 मीटर 50 मीटर नीचे लगा दो, लोकल को भी मिलेगा, क्योंकि सड़कें हैं, सड़क वाले को भी, टैक्सी वाले को भी तो रोजगार दो, रोजी रोटी मिलेगी जी। तो क्या जाता है, प्रेस्टीज इशू बना के बैठे, क्योंकि एक प्रभावशाली आदमी का बेटा ही कंसल्टेंट है। समझ गया मैं आपका इशारा। और वो प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तो क्या करें? आपने नाम लेना उनका ले दो, नहीं लेना तो मत लो। है जी, नाम लेना चाहो तो ले दो। वो ना नहीं, हाँ, देवता जानते हैं, समझने वाले समझ गए, सब समझते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए, इसी नोट के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भोलापन, आपकी सादगी, आपका बड़प्पन, हमेशा से ही हम इसके कायल रहे हैं, आज भी कायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में कहूंगा कि परमात्मा, ये देवी देवता हमको सबको सद्बुद्धि दे, ताकि ये कुल्लू आगे बढ़े, नहीं तो बुरी हालत होने वाली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मेहमान से, माननीय महेश्वर सिंह जी प्लीज मंच पर बने रहें और हमारे कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के जाने माने राजनीतिज्ञ महेश्वर सिंह जी। वैसे तो राजा महेश्वर सिंह है, लेकिन अब क्योंकि लोकतंत्र है और रियासतों का प्रचलन हमारे देश में खत्म हो चुका है, तो जैसा कि उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि कोई राजा नहीं है, ये लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, ऐसे में महेश्वर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।